कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्ती अभियानों में खुली, अनारक्षित या सामान्य श्रेणी का मतलब उन पदों से है जिन पर कोई भी योग्य उम्मीदवार नियुक्त हो सकता है, चाहे वह किसी भी जाति, जनजाति, वर्ग या लिंग का हो। ऐसे पद किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होते और सभी के लिए खुले रहते हैं। देश की शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि अगर आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार बिना किसी रियायत या छूट का लाभ उठाए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे जनरल या ओपन कैटेगरी में ही माना जाए। इरेगुलरिटी बची हुई है कि ईडब्ल्यूएस को सीधे कहा जाए कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सवर्ण। तो सारा विवाद खत्म हो जाएगा कि भाई आपके लिए भी 10% है, आप तो 10% ही हैं, तो 10% ईडब्ल्यूएस आपके लिए है ही है और बाकी जनरल कैटेगरी सबके लिए ओपन है मेरिट के लिए। सरकारी नौकरी और आरक्षण कई कैटेगरीज हैं। एक ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये तमाम कैटेगरीज हैं। बहुत लंबे समय से ये बहस का विषय है कि जो रिजर्व कैटेगरी में है, एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस मान लीजिए, अगर वो जनरल कैटेगरी में compete करते हैं, यानी कि जनरल ओपन का कट ऑफ अगर 70% है और 70% के लोग आते हैं, तो क्या ये रिजर्व कैटेगरी में ही माने जाएंगे या ओपन में कंसिडर किया जाएगा? वैसे जो भावना है आरक्षण की, जैसे आप मेट्रो में जाएंगे तो एक बोगी महिलाओं के लिए आरक्षित है, हर बोगी में 2 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं अन्य सीट जो कि ओपन उस पे नहीं बैठ सकती हैं। इस उदाहरण से मैं कुछ इशारा करूं, अर्थात जो रिजर्व कैटेगरी के लोग मेरिट में आएंगे वो जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी में माने जाएंगे। ओपन कैटेगरी का मतलब सिर्फ अपर कास्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है, चर्चा इसी विषय पर होगी। जेपी सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, एडवोकेट भी हैं। फैसले में क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जी सर, स्वागत है। देखिए सर, स्वार्थ के दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी चीज का डिस्टार्टेड वर्जन हो सकता है जी, लेकिन अगर कानून की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें एक ही नजर से सबको देखने की बात है। जब यह आरक्षण का मामला हुआ और आरक्षण के बाद जब जनरल कैटेगरी में भी आरक्षित श्रेणी के बच्चे आने लगे तो जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उन्होंने हल्ला मचाया। हम पीछे की बात कर रहे हैं जी, कि साहब ये डबल बेनिफिट मिल रहा है। तो फिर बीच में ये हुआ कि साहब जो लोग आरक्षण के लिए अप्लाई करेंगे आरक्षित श्रेणी में, उनका आरक्षित श्रेणी में ही चयन होगा, चाहे उनकी मेरिट जितनी हो। और जो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे आरक्षित श्रेणी वाले, वो जनरल कैटेगरी में अगर ओपन कैटेगरी में अप्लाई करने वालों का अगर जो है वो मेरिट में नहीं आए, लेकिन उनका आरक्षित श्रेणी में के मेरिट से ज्यादा मेरिट है, तो आरक्षित श्रेणी में नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर रखा। जी, लेकिन अब उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2 ऐतिहासिक फैसलों में सुधार दिया। जी, और इस बीच में पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था, बाद में 10% ईडब्ल्यूएस हो गया। तो ईडब्ल्यूएस को कहा गया कि साहब ये जो है सवर्ण कोटा है। हालांकि सरकार ने नहीं माना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ही रखा, लेकिन उसमें जब डिमांड हुई कि बाकी कम्युनिटी के लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए तो उसको शामिल नहीं किया गया। तो बस एक ही इरेगुलरिटी बची हुई है कि ईडब्ल्यूएस को सीधे कहा जाए कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सवर्ण। तो सारा विवाद खत्म हो जाएगा कि भाई आपके लिए भी 10% है, आप तो 10% ही हैं, तो 10% ईडब्ल्यूएस आपके लिए है ही है और बाकी जनरल कैटेगरी सबके लिए ओपन है मेरिट के लिए। तो उसको सवर्ण नहीं कहा जा रहा, बस यही एक जो है वो क्या कहते हैं, सारे उसमें पेच फंसा हुआ है बस। जैसे ओबीसी कैटेगरी है, दलित कैटेगरी है और भी है। तो इस तरह जो है वो क्या कहते हैं, अगर ईडब्ल्यूएस को सीधे कह दिया जाए जब उसमें केवल सवर्ण ही लोग हैं तो ईडब्ल्यूएस सवर्ण, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी, तो वो कर दिया जाए तो जो है क्या कहते हैं, फिर कहीं कोई विवाद का जो है मतलब क्या कहते हैं बिंदु शेष नहीं रहेगा कि डबल बेनिफिट, क्योंकि डबल बेनिफिट सब में है। इसमें भी है कि जो ईडब्ल्यूएस में भी मान लीजिए कि अगर वो जनरल अपनी मेरिट से ज्यादा मेरिट पाते हैं जनरल मेरिट वाले, तो जनरल मेरिट में उनका सिलेक्शन होता है।
तो इस तरह जी ईडब्ल्यूएस की सीट बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? अप्लाई उन्होंने ईडब्ल्यूएस में किया और जनरल में कंप्लीट कर लिया। तो ये सभी के लिए इसमें लाभ है, इसमें कोई ऐसी मतलब बात नहीं है और ये समानता के लिए बहुत जरूरी था। अब जी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में जनरल कैटेगरी को लेकर हाल ही में 2 ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं और इंदिरा साहनी में जो समानता के अधिकार को प्रतिपादित किया था, एक प्रकार से उसकी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुष्टि की है। देश की शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि अगर आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार बिना किसी रियायत या छूट का लाभ उठाए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे जनरल या ओपन कैटेगरी में ही माना जाए। सुप्रीम जी कोर्ट ने इन दोनों फैसलों में अपने पूर्व के रुख को ही दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन नए फैसलों को जनरल कैटेगरी पर असर कई स्तरों पर पड़ेगा नए फैसलों से। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं में मेरिट आधारित चयन को और मजबूत करेंगे। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और अगस्तीन जार्ज मसीह की पीठ ने 19 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि ओपन कैटेगरी का अर्थ है खुला, यानी इसमें शामिल होने की सबके लिए इकलौती शर्त मेरिट है। जी अदालत के फैसले से साफ हुआ कि जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर किसी को इससे बाहर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देने भर से कोई उम्मीदवार हम्म अपने आप केवल आरक्षित पद के लिए योग्य नहीं हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के एक मामले की सुनवाई करते हुए भारतीय वन सेवा के अनारक्षित कैडर में अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवार की नियुक्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस मामले में उम्मीदवार ने चयन के प्रारंभिक परीक्षा चरण में आरक्षण का लाभ उठाया था। जी सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों फैसले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को जनरल या ओपन या सामान्य सूची में शामिल करने की सीमा के संबंध में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब ये नहीं है कि एक बार आपने उसका लाभ उठाया और उसी के क्रम में आगे जब बढ़े तो आप जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने उसका लाभ उठाया तो आप उसी में रहेंगे, लेकिन अगर लाभ नहीं उठाया और जनरल कैटेगरी से ज्यादा नंबर आपके हैं तो आपको जनरल ओपन कैटेगरी में जो है क्या कहते हैं मतलब नियुक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब राजस्थान से जुड़े मामले में पेश हुए एडवोकेट कार्तिक सेठ ने एनडीटीवी को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का 19 दिसंबर का फैसला जमीनी स्तर पर कुछ बदलता नहीं है, बल्कि यह वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के पहले रुख को मजबूत करता है। यह फैसला कोई नया कानूनी सिद्धांत नहीं देता, बल्कि पहले से तय स्थिति को ही दोहराता है। खासतौर पर इंदिरा साहनी मामले में साफ किया गया था कि आरक्षित श्रेणी के मेधावी उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर मौका मिलना चाहिए। यदि वे किसी रियायत या छूट का लाभ उठाए सामान्य श्रेणी के कटाव से ज्यादा अंक हासिल करते हैं तो उन्हें खुली श्रेणी की सीटों में शामिल किया जा सकता है। राजस्थान मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार जो चयन के किसी भी स्तर पर बिना किसी रियायत या छूट का लाभ उठाए सिर्फ अपनी योग्यता के मतलब इसमें हर स्तर पर आपको अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाएंगे। ये नहीं कि फाइनल में आप ज्यादा योग्यता पा लें तो ज्यादा योग्यता में चले जाएं। अगर आपने पहले लाभ ले लिया तो फिर आप उसी श्रेणी में रहें। उन्हें शॉर्ट लिस्टिंग के चरण में भी खुली श्रेणी की रिक्तियों में शामिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि अगर किसी उम्मीदवार ने किसी भी चरण में छूट या रियायत का लाभ लिया है, चाहे वह प्रारंभिक स्तर पर हो क्यों ना हो, तो उसे सामान्य श्रेणी की सीटों पर विचार करना स्वीकार्य नहीं है। ये स्पष्ट रूप से है आरक्षित श्रेणी के लोगों के लिए। आपको डबल हम्म लाभ नहीं मिलेगा, लाभ एक ही मिलेगा। आप जनरल में भी आ सकते हैं बशर्ते कि आप किसी भी स्तर पर उसका लाभ न उठाएं अपने आरक्षण श्रेणी का। अच्छा इस इस स्थिति में 6 जनवरी 2026 को यूनियन ऑफ इंडिया बनाम जी किरण और के मामले में आए फैसले में और मजबूत किया गया है। कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि एक बार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने किसी भी प्रकार की छूट का लाभ ले लिया तो अनारक्षित पदों को लेकर उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सकता है। बताइए, कैटेगराइजेशन है कि आपको अगर जनरल में आप compete करते हैं तो थ्रू आउट compete करना पड़ेगा, और अगर आपने एक जगह हम्म लाभ लिया और फिर एक जगह नहीं तो फिर उसमें लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो ये इस प्रकार वो जो दोहरे लाभ का सिद्धांत है उसको इन्होंने समाप्त कर दिया है। जस्टिस जेके महेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने मंगलवार को केंद्र सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। यह याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ थी जिसमें अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार को सामान्य सूची में शामिल करने की अनुमति दी गई थी सिर्फ इसलिए कि उसकी रैंक
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से बेहतर थी, जबकि उसने परीक्षा के प्रारंभिक चरण में छूट का लाभ लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब यह साफ कर दिया है कि सार्वजनिक भर्ती में खुली या सामान्य श्रेणी का मतलब क्या है और इन रिक्तियों का दायरा कितना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब आरक्षित श्रेणियों एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस आदि का कट ऑफ सामान्य श्रेणी से अधिक होता है तो वे उम्मीदवार जो सामान्य कट ऑफ पार करते हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में सामान्य कोटा में शामिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि सामान्य श्रेणी जाति, वर्ग या लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए खुली है, यानी इन पदों पर नियुक्ति का एकमात्र आधार योग्यता है। कोर्ट ने अपने पुराने रुख को मजबूत करते हुए कहा कि आरक्षित श्रेणी के मेधावी उम्मीदवारों को सामान्य सूची से बाहर रखना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने सौरव यादव मामले का हवाला देते हुए कहा, खुली श्रेणी सभी के लिए खुली है, इसमें शामिल होने की शर्त सिर्फ मेरिट है, चाहे उम्मीदवार के आरक्षण का अवसर उपलब्ध हो या न हो। अदालत ने भी जोड़ा कि इस सिद्धांत को व्यवहार में लाना जरूरी है, बिना इमिग्रेशन जैसे शब्दों से भ्रमित हुए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्ती अभियानों में खुली, अनारक्षित या सामान्य श्रेणी का मतलब उन पदों से है जिन पर कोई भी योग्य उम्मीदवार नियुक्त हो सकता है, चाहे वह किसी भी जाति, जनजाति, वर्ग या लिंग का हो। ऐसे पद किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होते और सभी के लिए खुले रहते हैं। अदालत ने अभी कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख करने से उम्मीदवार खुद आरक्षित पद के लिए योग्य नहीं हो जाता है, ये केवल उसे आरक्षित श्रेणी के भीतर प्रतिस्पर्धा का अधिकार देता है। अब राजस्थान हाई कोर्ट की भर्ती प्रक्रिया का जो मामला है वो अगस्त 2022 में हाई कोर्ट और जिला अदालतों में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड 2 के 2756 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। चयन प्रक्रिया में 300 अंकों की लिखित परीक्षा और 100 अंकों का टाइपिंग टेस्ट शामिल था। मई 2023 में परिणाम घोषित होने के बाद यह सामने आया कि कई आरक्षित श्रेणियों एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ अंक सामान्य श्रेणी से कुछ अधिक थे। कुछ उम्मीदवारों ने सामान्य कट ऑफ पार कर लिया था, लेकिन अपनी श्रेणी की कट ऑफ से कम अंक होने के कारण उन्हें टाइपिंग टेस्ट से बाहर कर दिया गया। उम्मीदवारों ने इसे अनुच्छेद 14-16 का उल्लंघन बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मेरिट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी जो उम्मीदवार सामान्य कट ऑफ पार करते हैं उन्हें ओपन कैटेगरी में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा और अपीलकर्ताओं को डबल बेनिफिट वाली दलील को खारिज कर दिया। अब कर्नाटक का मामला क्या था? यह विवाद 2013 में आयोजित भारतीय वन सेवा आईएफएस परीक्षा से संबंधित है, जो 2 चरणों में हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य कट ऑफ 267 अंक था, जबकि अनुसूचित जात के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 233 अंक था। जी किरण अनुसूचित जात ने रियायती कट ऑफ का लाभ उठाते हुए 247.18 अंक प्राप्त किए, जबकि एंटनी एस मरियप्पा सामान्य ने सामान्य कट ऑफ के आधार पर 270.68 अंक प्राप्त किए। अंतिम मेरिट सूची में किरण का रैंक 19वां और एंटनी का रैंक 37वां था। हालांकि कैडर आवंटन के दौरान कर्नाटक में सामान्य वर्ग के लिए एक साइडर पद था और अनुसूचित जाति का कोई पद रिक्त नहीं था। केंद्र सरकार ने एंटनी को जनरल इंसाइडर का पद आवंटित किया और किरण को तमिलनाडु कैडर में रखा गया। किरण ने इसे कैट और कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी। दोनों ही अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, क्योंकि उन्होंने आखिर में बेहतर रैंक हासिल की थी। कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट के फैसलों को रद्द करते हुए जस्टिस माहेश्वरी ने अपने लिखे फैसले में कहा कि आईएफएस परीक्षा एक एकीकृत चयन प्रक्रिया है, जिसमें 2 अनिवार्य चरण शामिल हैं। इसका अर्थ है कि प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करना मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए एक पूर्व शर्त है। इसलिए प्रारंभिक चरण में प्राप्त किसी भी छूट को बाद के चरण में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों फैसले पूरी तरह से अलग अलग मामलों से संबंधित हैं, लेकिन ये दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट की ओर से इंदिरा साहनी मामले में स्थापित समानता के लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांत को ही स्थापित करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ये ईडब्ल्यूएस वाला मामला है या ईबीसी जो कहा जा रहा है, उसको अगर घोषित कर दें कि भैया ये जो है वो क्या कहते हैं, जैसे ओबीसी वर्ग के लिए तो जनरल कैटेगरी वर्ग के लिए है, तो उसके बाद फिर जो है कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं। वो जो है जो 10% डीबीसी वाला मामला है वो जो कि जिच में है, क्योंकि उसका कोई नामकरण नहीं हुआ, केवल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है। हालांकि उसमें केवल सवर्ण वीकर सेक्शन शामिल है, उसमें जो है ओबीसी और दलित
और अन्य वर्ग शामिल नहीं है, जनजाति शामिल नहीं है। तो इसीलिए जी। पूरा कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो मैं तो कहूँगा या सरकार से माँग करूँगा कि जब वो केवल जनरल कैटेगरी के लिए तो उसको जनरल कैटेगरी के लिए परिभाषित कर दें, ताकि हो कि भाई इतने कैटेगरी में रिजर्वेशन यहाँ पर है। सवर्णों के लिए भी 10% रिजर्वेशन है, सारी हार्ड बर्निंग खत्म हो जाए, बाकी 40% ओपन ओपन कैटेगरी है, जिसमें कोई भी कम्पीट कर सकता है अपने मेरिट के अनुसार। जी। नहीं, लेकिन इस निर्णय में कुछ झोल हमको नज़र आ रहा है। क्या सर? जैसे मान लीजिए मेरी नियुक्ति लेक्चरर लेवल पे हो गई रिजर्वेशन से, जी, और हम अपनी किताबें, आर्टिकल पब्लिश करते हैं और प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देते हैं जनरल कैटेगरी में, जी। तो उसको क्या नहीं कंसीडर होगा? अब ये तो बहुत आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब ये हम इसका जवाब अभी फिलहाल देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कहने का हुँ, मतलब है कि ये जो आपका मामला है वो दूसरा ढंग का मामला है। जी। आपका मामला इन कंटिन्यूएशन नहीं है, हुँ, और आपके मामले में हर कैडर अलग-अलग कैडर, ये भी बात है। और ये जो फैसला है ये एक कैडर के लिए है कि जिस कैडर में आप एग्जाम दे रहे हैं। जैसे आपने लेक्चरर के लिए मान ली कि दिया, अगर कोई रिटन एग्जाम है और उसमें आपने अगर जो है आरक्षित श्रेणी का लाभ जो है, कोई अगर प्रारंभिक 2-3 चरण में मामला वो है, लेकिन एक ही कैडर का, सेम कैडर का है, मतलब एक ही पद के सेम कैडर का, वो हुँ, उसमें प्रमोशन उसके वाला नहीं है, इसमें भी प्रमोशन वमोशन का मामला शामिल नहीं है। तो उसमें जो है अगर आपने एक में लाभ लिया तो आपको दूसरे में फिर लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ आपका मामला जो है वो अलग है, लेक्चरर का मामला अलग है, लेक्चरर के बाद रीडर, रीडर के बाद जो है प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, उसका मामला अलग है। वो सब कैटेगरी अलग-अलग कैटेगरी है सर। कोई ठीक सर, ठीक। कंटिन्यूएशन नहीं है कि आपका जो है वो लेक्चरर में नियुक्ति हुई तो आपका जो है मेरिट ज़्यादा होगी तो आप जो है उसी दिन प्रोफेसर बना दिए जाएँगे। हुँ, वो हुँ, एक लेक्चरर का खत्म हो गया, इसके बाद जब जब आपका प्रोफेसर का मामला आएगा तो उसको अलग ढंग से उसको जो है कंसीडर किया जाएगा। ऐसा मेरा मतलब फिलहाल जो प्राथमिक रूप से जो समझ है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मतलब मेरी ये समझ में आ रहा है कि अगर पीटी में, एग्ज़ाम के पीटी में रिज़र्व कैटेगरी में जो अप्लाई किया है और कट हाँ, ऑफ में रिज़र्व में ही आया है, तो हाँ। फाइनल एग्ज़ाम में वो टॉप भी कर जाए तब भी उसको रिज़र्व कैटेगरी में ही रखा हाँ, जाए। रिजर्व जो उसने उसमें रिजर्व का लाभ लिया। अच्छा, अच्छा। हाँ, चलिए सर, लेकिन बहुत-बहुत अगर शुक्रिया। उसमें भी वो जनरल में आया और उसमें भी वो जनरल में आया तो जनरल कैटेगरी में ही रहेगा वो। मतलब पीटी में वो जनरल कट ऑफ में आ गया। हुँ, हाँ, ये कह अगर किसी हाँ, ने हाँ। रिज़र्व कैटेगरी में अप्लाई किया है लेकिन पीटी में जनरल कैटेगरी में आ गया, मेंस में भी जनरल कैटेगरी में आ गया, इंटरव्यू में भी जनरल कैटेगरी में आ गया, तो उसको जनरल ही समझा जाएगा। जनरल ही समझा जाएगा। ओपन हाँ, कैटेगरी में समझा ये जाएगा। क्लैरिटी, हाँ, ये जी, क्लैरिटी हुई, जी। क्योंकि मान हाँ, लिया हाँ, मैंने ये आईएएस हाँ, के एग्ज़ाम के लिए रिज़र्व कैटेगरी डाल दिया फॉर्म में, लेकिन जब हाँ। कट ऑफ आया पीटी का तो जनरल का 200 है, तो मेरा भी 205 है, तो मुझे जनरल में ही समझा जाएगा। जनरल ही समझा जाएगा, लेकिन अगर आपका ठीक। उसमें 200 से कम नंबर है हाँ, और हाँ, आप समझ गया मैं। उसके आधार पर क्वालीफाई करते हैं तो फिर आगे वाले में भी आपको उसी में माना जाएगा। क्योंकि ठीक, वरना ठीक, अगर वो ठीक। 200 नंबर से आप ऊपर नहीं होते तो आप जो है क्वालीफाई नहीं कर पाते जनरल हुँ, कैटेगरी में। हुँ। तो आपने जी, जी। क्वालीफाई जो है जब अपने कैटेगरी में किया है तो अपने ही कैटेगरी में आपको जो है आगे बढ़ेंगे, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो आपका जो है वो कोई भी। एससी एसटी कोटा हो, चाहे वो ओबीसी कोटा हो। जी, 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 हाँ, ये क्लैरिटी हुई। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। सर, और बहुत ही ख़ास बात दोस्तों, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक सर।